हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह। एनएस पॉलिटिकल साइंस चैनल पर आपका स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में द्विध्रुवीयता का अंत की शुरुआत की थी। हम राजनीति विज्ञान के समकालीन विषयों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ पर उनके बारे में तथ्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर तो एक समय ऐसा था जब पूरा विश्व दो खेमों में बटा हुआ था। उन खेमों को ही ध्रुव कहा गया। एक तो पूंजीवादी अमेरिका के नेतृत्व में था और दूसरा साम्यवादी सोवियत संघ के नेतृत्व में था। हमने शुरुआत में इसमें जाना कि सोवियत संघ की कार्यप्रणाली किस प्रकार की थी। हमने देखा कि सोवियत संघ की जो कार्यप्रणाली थी वो बहुत ही अच्छे विचारों को लेकर के शुरू हुई, लेकिन उसमें धीरे धीरे जो गलतियां या उसमें प्रवृत्तियां आने लगीं, उन प्रवृत्तियों के कारण वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। हमने ये भी जाना था पिछले वीडियो में कि कौन कौन से नेता थे जो साम्यवादी काल में शासन करते रहे। जैसे कि सबसे पहले थे लेनिन, फिर स्टालिन, फिर उसके बाद आए क्रुश्चेव, फिर ब्रेजनेव, मिखाइल गोर्बाचोव अंतिम शासक रहे उनके। मिखाइल गोर्बाचोव थे, उन्होंने बहुत ही परिवर्तन किए थे, लेकिन उन परिवर्तनों का परिणाम ये होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। गोर्बाचोव और सोवियत संघ का विघटन, यह हम यहीं से शुरू करेंगे आज। मिखाइल गोर्बाचोव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। जो व्यवस्था चल रही थी, लड़खड़ा रही थी, उसको सुधारने का प्रयास किया और उसी के चलते उन्होंने खुलापन और प्रौद्योगिकी पर जोर दिया। क्योंकि प्रौद्योगिकी जो थी पश्चिमी यूरोप के देशों के संबंध में पिछड़ रही थी, उसको उन्होंने सुधारने का प्रयास किया। पश्चिम के देशों में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को इसके बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। इस काम की शुरुआत गोर्बाचेव ने की। यदि हम इस कहानी, इस जो पूरे घटना चक्र को एक कहानी की तरह लेते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आता है। यदि आप इसे बिल्कुल एकदम से कंसंट्रेट और ऐसा बोझ समझेंगे तो आपके समझ में आना कठिन होगा, लेकिन आप इसे कहानी की तरह लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पर एकदम बिल्कुल कहानी की तरह सुने और फिर जो भी अंडरलाइन किया जा रहा है उसे नोट करें। तो पश्चिम के देशों से जो पिछड़ रहे थे उस सुधार के लिए गोर्बाचोव ने प्रयास किए और उसके लिए सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहाँ सुधार करने का फैसला किया। क्या किया उन्होंने? लोकतांत्रिक रूप देने का और सुधार करने का फैसला किया। अब इसी सुधार के दौरान क्या हुआ कि देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। गोर्बाचोव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस समय हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था। पहले क्या, जब भी विरोध होते थे उसे कुचल दिया जाता था, उसका दमन किया जाता था, लेकिन गोर्बाचोव ने ऐसा नहीं किया। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गईं और धीरे धीरे सरकारें गिरने लगीं, जो पूर्वी यूरोप में जहाँ पर सोवियत का हस्तक्षेप या ये कहें प्रभाव था। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था। इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हुई और गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई। गोर्बाचोव का किधर नज़र थी? आर्थिक राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिकरण की नीति की ओर। सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने विरोध किया। इन जो सुधार नीतियां थीं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के परंपरागत नेता थे वो उसका विरोध कर रहे थे और इसी के चलते 1991 में गोर्बाचोव के खिलाफ तख्ता पलट का कार्रवाई की गई। कम्युनिस्ट पार्टी में जुड़े गर्मपंथियों ने बढ़ावा दिया तख्ता पलट को, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था। जब अन्य जो गर्मपंथी जगे तब तक जनता स्वतंत्र होने के लिए सचेत हो गई और उन्होंने इस कम्युनिस्ट पार्टी की जो सत्ता थी उससे छुटकारा पाने की सोच ली और उन्हें एक नेता मिल गया जिसका नाम था बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन ये मुख्य नेता हैं और इन्होंने रूस में चुनाव जीता और वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति बने सोवियत संघ के बाद। और रूसी गणराज्य बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता और केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया, अर्थात जो साम्यवादी पार्टी की सत्ता थी उसे मानने से इन्होंने मना कर दिया। आगे कुछ अन्य जो इसके पड़ोसी देश थे, जैसे कि
यूक्रेन, बेलारूस, उन्होंने भी इसी तरह से अपने आप को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी और सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की 1991 में। कौन कौन से देश? रूस, यूक्रेन, बेलारूस। चूँकि ये सोवियत संघ के महत्वपूर्ण देश थे, इसलिए इनके सामने अन्य देशों की नहीं चली और सोवियत संघ 1991 दिसंबर में समाप्त हो गया और इन्होंने ही सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगाया। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल। अब देखिए वहाँ पर क्या बनता है, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया जाता है। सोवियत संघ से जो विघटित हुए कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS का गठन किया जाता है, जिसमें कि जो भी सोवियत संघ से विघटित होकर अलग हुए थे उन सबको इकट्ठा किया गया था। का गठन बाकी गणराज्यों खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया और इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। अर्थात जो मध्य एशिया के देश थे वो सोवियत संघ को बनाए रखना चाहते थे, जबकि रूस, बेलारूस और यूक्रेन जैसे देश जो आगे काफ़ी प्रगतिशील या विकसित देश थे, उन्होंने उसे समाप्त करने का प्रयास किया। इस तरह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब देखते हैं कि विघटन आखिर क्यों हुआ। अब यहाँ पर प्रश्न ये नहीं है कि विघटन सोवियत संघ का हुआ, बल्कि हमें ये देखना है कि एक राजनीतिक व्यवस्था जो इतनी बड़ी खड़ी हुई और धीरे धीरे समाप्त हो गई और एक साथ ढह गई, काफ़ी विशाल महाशक्ति बनी और उसके बाद वो ढह गई। प्रश्न इस बात का है, समझने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में न तो कोई राज्य व्यवस्था पहली बार टूटी और ना ही आखिरी बार। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में हम एक सर्वसामान्य सबक सीख ले सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकीं। जो सबसे पहला कारण है और साइकोलॉजिकल जिसका इफेक्ट पड़ता है वो यही है कि वहाँ की जो जनता थी ये वहाँ के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पा रही थी। सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही, अर्थात 1970 और 80 के दशक में गतिरुद्ध हो गई थी, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा हथियारों पर खर्च किया था रुपया। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को शक के नज़र से देखने लगा, उस पर खुलेआम सवाल खड़े करने शुरू किए। तो इस तरह से जब आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई तो उन्होंने उस व्यवस्था पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। यह व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया? इसका उत्तर काफ़ी हद तक साफ है। इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया। अधिकांश कहाँ पर खर्च किया? उन्होंने सैन्य साजो सामान पर खर्च किया और अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के पिछलग्गू देशों जो उसको सपोर्ट कर रहे थे उनके विकास में खर्च किया, जिससे खुद अपनी सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। ये उसका दूसरा कारण था। आगे देखते हैं, वे अपनी राज्य व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था के बीच मौजूदा अंतर भांप सकते थे। अब क्या हुआ कि जैसे ही गोर्बाचोव ने स्वतंत्रता दी तो उन्होंने उसमें अंतर करना शुरू कर दिया। लोगों ने, पश्चिमी और पूर्वी वालों ने अपनी राजनीतिक व्यवस्था, अपनी स्थिति के बारे में सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है, लेकिन सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था और पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। इस तरह से खुलापन आने से लोगों को अपनी हकीकत पता चली और पश्चिमी देशों की हकीकत का पता चल गया। सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया। ये भी हमें याद रखने की चीज़ है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने सालों तक शासन किया? 70 साल तक। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हो रही थी? गतिरोध प्रशासन हो रहा था, भारी भ्रष्टाचार हो रहा था और गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमताएं थी, शासन में ज़्यादा खुलापन लाने की प्रति अनिच्छा थी, देश की विशालता के बावजूद सत्ता को केंद्रीकृत होना। इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई, क्योंकि जो भी लोग पार्टी में पद पर थे उन्हीं लोगों को विशेष अधिकार दिए गए थे। तो ये इन सारे कारणों का सामूहिक रूप से प्रभाव ये हुआ कि लोगों ने अलग होना ही बेहतर समझा सोवियत संघ से। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से देश सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो इनमें देखते हैं कि एक तो है रूस, खुद रूस ने शुरुआत की। फिर बाल्टिक गणराज्य के
तीन राज्य एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया जैसे देशों ने अपने आप को स्वतंत्र करने की बात कही, और यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे देशों ने अपने आप को अलग करना चाहा। सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रीयता और संप्रभुता, एक अन्य कारण ये भी माना जाता है, कुछ राजनीतिक विचारक बताते हैं कि राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार, सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रीयता और संप्रभुता का उभार हुआ। यह अंतिम और तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ, क्योंकि वो अपनी अलग पहचान चाहते थे। सोवियत संघ के साथ रहते हुए उनकी कोई पहचान नहीं थी। तो ये 4-5 कारण रहे जिनके कारण और ढह गया सोवियत संघ, और जिसकी शुरुआत रूस ने, बेलारूस ने, यूक्रेन ने और बाल्टिक गणराज्यों ने की थी। इसके बाद कुछ चीज़ों को देख लेते हैं हम इसमें कि सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्र किस तरह से चला। सबसे पहले यदि हम देखें तो शुरुआत मिखाइल गोर्बाचोव से ही होती है। मिखाइल गोर्बाचोव कम्युनिस्ट पार्टी के जैसे ही महासचिव बनते हैं, और बोरिस येल्त्सिन रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख बनाया जाता है 1985 में। तभी से उन्होंने सुधारों की शुरुआत कर दी थी। 1988 में लिथुआनिया ने आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। लिथुआनिया जो कि बाल्टिक गणराज्य था, एस्टोनिया और लताविया में भी फैल गया, अर्थात बाल्टिक प्रदेश हैं ये तीनों, इनमें फैल गया, बाल्टिक सागर के तट पर हैं। 1989 में सोवियत संघ की घोषणा कि वार्सा समझौते के सदस्य अपने भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। नवंबर में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ 1989 में हुआ, जिसमें कि बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया, और वार्सा समझौते में जो भी सदस्य देश थे वो अपना भविष्य तय कर सकते थे। 1989 ये महत्वपूर्ण डेट है। इन ऊपर वाले तीसरी डेट, तीनों डेटों में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी। 1990 में गोर्बाचोव ने सोवियत संसद ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की। अब बहुदलीय राजनीति की शुरुआत कर दी, अर्थात पहले सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी ही चुनाव में हुआ करती थी, अब बहुदलीय 1990 में गोर्बाचोव ने शुरुआत की, और 72 वर्ष पुराना एकाधिकार कम्युनिस्ट पार्टी का समाप्त हो गया 1990 में। 1990 में ही रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। अब देखिए, सोवियत संघ से अपने आप को स्वतंत्र घोषित किसने किया? 1990 में रूस ने। इससे पहले लिथुआनिया में आज़ादी का 1988 में हुआ था। 1990 में ही लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। येल्त्सिन का कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा। येल्त्सिन ने क्या किया? कम्युनिस्ट पार्टी 1985 में जो बना थे अध्यक्ष, उसको इस्तीफा देकर के अलग से पार्टी बना के चुनाव लड़े और राष्ट्रपति चुने गए 1991 में। अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने गोर्बाचोव के खिलाफ एक असफल तख्ता पलट। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो गर्मपंथी नहीं देख पाए और उन्होंने तख्ता पलट करने का प्रयास किया, जो कि असफल हुए। 1991 में एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया तीनों बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने, और 2004 में नाटो के सदस्य भी बनकर गए ये देश। तो इस तरह से ये सोवियत संघ की अपने आप में एक विचारधारागत असफलता थी। एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। 1991 दिसंबर में रूस, बेलारूस और यूक्रेन। 1922 की सोवियत संघ के निर्माण में संबद्ध संधि को समाप्त करने का फैसला किया और स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया। रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने जो 1922 में संधि हुई थी उसे समाप्त करने की घोषणा की इन लोगों ने, और राष्ट्रकुल बनाया, जिसमें कि आर्मेनिया, अजरबैजान, मालदीव, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान भी राष्ट्रकुल में शामिल हुए। जॉर्जिया 1993 में राष्ट्रकुल का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट रूस को मिली, और 25 दिसंबर को 1991 में गोर्बाचोव को अंत में सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना पड़ा और सोवियत संघ का अंत हो गया। तो इस तरह से ये घटना चक्र हुए, जिसमें कि महत्वपूर्ण दोबारा से बता देता हूँ। एक तो है 1989 की घटना, जिसमें कि बर्लिन की दीवार गिराई गई। फिर उसके बाद 1990 में बहुदलीय व्यवस्था अपनाई संसद सोवियत संघ में, और 1990 में ही रूस ने स्वतंत्रता की। 1990 में ही लिथुआनिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की। फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण हुआ वो था 1991 में
रूस, बेलारूस और यूक्रेन के द्वारा 1922 की संधि को समाप्त करना। और 25 दिसंबर 1991 को गोरबाचोव के द्वारा पद से इस्तीफा देना। इस तरह से साम्यवादी सोवियत संघ का अंत हुआ। अब देखिए ये क्वेश्चन आता है कि मिखाइल गोरबाचोव ने क्या क्या किया। पेरिस्ट्रोइका पुनर्रचना का काम किया, ग्लासनोस्ता खुलेपन की काम किया, खुलेपन के लिए काम किया, आज़ादी दी। देखिए पुनर्रचना, खुलेपन और के आर्थिक और राजनीतिक सुधार किए। ये 3 सुधारों के बारे में पूछा जाता है कि कौन से 3 सुधार गोरबाचोव ने किए। पुनर्रचना और खुलापन और आर्थिक और राजनीतिक सुधार किए। इसके साथ ही अमेरिका के साथ हथियारों पर रोक लगाई, अफगानिस्तान से सेना बुलाई और पूर्वी यूरोप से भी अपनी सेना बुलाई। तो इस तरह से ये रूस के विघटन के बाद में रूस को संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सीट मिली जिसके पास वीटो पावर रही। तो यहाँ तक हम देख चुके थे। आगे हम देखते हैं कि आगे देखेंगे कि ये जो व्यवस्था थी विघटन के बाद क्या परिणतियाँ रहीं, विघटन के बाद क्या क्या परिणतियाँ रहीं, क्या हुआ विघटन के बाद। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। और सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि मेरा भी उत्साह बढ़े। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।